स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र भवन्तु देवता। हमारी भारतीय संस्कृति का ये श्लोक हमें हमेशा याद दिलाता है कि जहाँ पर जिस समाज में महिलाओं का आदर सम्मान होता है वहाँ पर ईश्वर और देवता विराजमान रहते हैं, और जहाँ ईश्वर और देवता वहाँ पे उनकी कृपा बनी रहती है तो ऐसा समाज तरक्की की राह में आगे हमेशा प्रगतिशील रहता है। हालांकि हमारी सोसाइटी में टाइम बदलता है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, जिसकी वजह से कई मैल प्रैक्टिसेस, सोशल इविल्स दे क्रीप इनटू द सिस्टम। एज अ रिजल्ट अगर हम अपनी हिस्ट्री को पलट कर देखेंगे तो बहुत से इंस्टेंसेस हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे महिलाओं का शोषण किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, राइट, और मैल प्रैक्टिसेस भी हुई। लेकिन जब जब ये चीज़ें हुई हैं तब तब समाज में से ही फोर्सेस बाहर निकल के आई हैं। दोज हैव वर्कड टू चेंज दीज सर्कमस्टांसेस। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और न जाने कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे ही समाज से निकलकर हमारी समाज की कुरीतियों को सुधारने में उन्होंने अपना योगदान दिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन भी कुछ ऐसा है कि ये हम सबको ये रिमाइंडर देता है दैट वी हैव टू बिकम अ बेटर सोसाइटी एंड वी कैन नेवर बिकम अ बेटर सोसाइटी अनलेस हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते। हमारी सोसाइटी का आधा हिस्सा दे आर विमेन। इफ वी इग्नोर देयर राइट्स, अगर उनकी डिमांड्स को, उनके अधिकारों को इग्नोर किया जाएगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। यूनिवर्स में सभी रिसोर्सेज अबंडेंस में हैं, लेकिन एक बात है, इन सभी रिसोर्सेज को यूजफुल कौन बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स में से उसको आधा यूज ही ना किया जाए, उस ह्यूमन रिसोर्स की आधी एफिशिएंसी के साथ यूज किया जाए, यानी कि महिलाओं को अधिकार ही ना दिए जाएं, तो किस तरह का समाज हम बनाएंगे? तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री के बारे में आपको पता लगेगा और महिलाओं ने, भारत में महिलाओं ने अपना किस तरीके से इतिहास कायम किया है उसके बारे में आप जानकारी पाएंगे। सो बेसिकली द फर्स्ट विमेन इन इंडिया इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन डिफरेंट फील्ड्स, उनके बारे में आप जरूर जानकारी पाएंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। राइट, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका अगर हम इतिहास देखें तो इसको अमेरिका के साथ लिंक किया जा सकता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो आज के दिन पे हम जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इसका ओरिजिन कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ लिंक्ड है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो फैक्ट्री सिस्टम आया तो लेबर की डिमांड बढ़ी। लेबर की डिमांड जब बढ़ी तो कैपिटलिज्म का लालच के चलते हुए हमें चीप लेबर चाहिए थी। तो ऐसे में महिलाओं की रिक्रूटमेंट होनी स्टार्ट हुई और ज़्यादा काम करवा के उनको पगार कम देनी पड़ती थी, तो विमेन वर आइडियल लेबर फोर्स और यही चीज़ होना स्टार्ट होगी। बट ना फैक्ट्री में सेफ्टी मौजूद थी, ना वर्किंग कंडीशंस अच्छी थी, पे भी बहुत कम थी, वेजेस बहुत कम थी, जिसके चलते एक पॉइंट के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी डिमांड्स को लेके अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी और ये कुछ इंसिडेंट्स भी हिस्ट्री में हुए थे जो कि हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया। एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले, ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री फायर हुई थी जिसमें 146 लोग महज 20 मिनट में मारे गए थे। वाई? बिकॉज ऑफ द पुअर वर्किंग कंडीशंस। और इन लोगों में से बहुत से लोग जो मरे थे वो महिलाएं थी, द इमिग्रेंट विमेन, छोटी बच्चियां थी। आसपास के एरिया से कुछ पैसे कमाने के लिए वो इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने आई, लेकिन पुअर कंडीशंस होने की वजह से वो अपने जिस एरिया में वर्क करती थी वहाँ पे ट्रैप हो गई। धुएं के चलते दे वर सफोकेटेड टू डेथ्स। इसके चलते बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लोगों का गुस्सा हमें देखने को मिलता है। राइट, तो उसके बाद व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड, अल्टीमेटली फिर एक ऐसा टाइम आया कि विमेंस डे का अब भूमिका बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो विमेंस डे का जो ओरिजिन है ये इसी चीज़ के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं। और 28 फरवरी 1909 में व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि पहली बार, दुनिया में पहली बार विमेंस डे को नेशनल विमेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था इन अमेरिका, इन न्यूयॉर्क सिटी। राइट, तो इसमें दरअसल हुआ क्या था कि यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, आप सब जानते हैं कि जहाँ पे कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो सोशलिज्म तो आएगा ही, क्योंकि वही उसकी काउंटर आइडियोलॉजी देता है। तो अमेरिका में भी सोशलिज्म उस टाइम पे बढ़ चढ़कर इमर्ज हो रहा था। तो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने गारमेंट फैक्ट्री में चल रही अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हुए जो महिलाएं थीं उनको सम्मानित करने के लिए 28 फरवरी 1909 को नेशनल वुमेन्स डे के तौर पे उसको ऑब्जर्व किया। राइट, तो यहाँ से बेसिकली वुमेन्स डे का एक जो ओरिजिन है, इसको अगर हम बहुत पीछे जाएं, ट्रेस करें, तो यहाँ से हमें पता लगता है। इसके बाद अगर सोशलिज्म की बात हो रही है और रशिया की अगर बात ना आए, ये कैसे हो सकता है?
तो रशिया में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, राइट। रशिया में व्हाट हैपेंड कि जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तो वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे। वोटिंग राइट मिलने के उपरांत 8 मार्च को एक नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन विमेन टेक्सटाइल वर्कर्स ने एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट की और इस डेमोन्स्ट्रेशन का जो मोटो बना था वो था ब्रेड एंड पीस। और ये डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज़ों के खिलाफ थी? वॉर चल रही थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1, उसके खिलाफ, फूड शॉर्टेजेस के खिलाफ और जारिज्म के खिलाफ। जार रशिया के एम्परर होते हैं, तो बेसिकली इंपीरियलिज्म के खिलाफ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब रशिया में उस टाइम पर जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था, जहां पे ये 8 मार्च नहीं 23 मार्च बेसिकली डेट, 23 फरवरी ये डेट बनी थी। बट जब उस कैलेंडर को ड्रॉप कर दिया गया तो अब उस टाइम पे ग्रिगोरियन कैलेंडर अब फॉलो किया जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से 8 मार्च के साथ ब्रेड एंड पीस प्रोटेस्ट एसोसिएटेड हैं। दिस हैपेंड इन रशिया। तो ये मूवमेंट्स चल रही थी और यहाँ पे धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी इसी को अपना मोटो बनाया और उन्होंने भी 8 मार्च को एज विमेंस डे एक तरीके से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विमेंस डे का जो ओरिजिन है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म और जो राइट्स ऑफ विमेन है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके साथ कहीं ना कहीं इसका लिंकेज बन रहा है, राइट। अब यूएन ने क्या किया? हम तो जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो तो यूएन ने प्रोक्लेम किया है, तो यूएन के साथ इसका क्या लेना देना है उसको समझते हैं। 1945 में यूएन चार्टर जब आया था तो ये बेसिकली पहला अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट बना था जिसने कि मेन और वुमेन की इक्वालिटी को प्रॉपरली एक्नॉलेज किया था, अफर्म किया था। 1975 में फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ऑब्जर्व किया, लेकिन इट वाज ओनली अंटिल 1977 में ये प्रॉपरली कन्वेंशन बन गया, जिसके बाद हर साल 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां से बेसिकली एक बैकग्राउंड और ये एक हिस्ट्री है कि किस तरीके से ये मूवमेंट, ये डे एक तरीके से इवॉल्व हुआ। अब देखो, यूएन में बहुत से कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज हैं और उनकी सोच सोवियत रशिया के काफी अगेंस्ट थी। एक दौर था कोल्ड वॉर, जो शीत युद्ध भी चला, उसमें भी दरअसल जो कारण था वो यही विचारधारा की लड़ाई थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएन कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह इसका सोशलिस्ट ओरिजिन जो है, आपने देखा कि सोशलिस्ट ओरिजिन यहां पे दिख रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, रशियन रेवोल्यूशन, उसके साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे का ओरिजिन निकल रहा है। उससे अपने आप को अलग रखने के लिए इन्होंने ये बात कही कि 1857 में मार्च 8 में कुछ महिलाओं ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोटेस्ट किया था। तो बेसिकली ये दिन जो है, जो यूएन ने भी एक्नॉलेज किया है, ये इस दिन को सेलिब्रेट करता है, इस दिन की याद में इसको कमेमोरेट किया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक मिथ्या बनाई गई है, ये एक मिथ है ताकि खुद को सोशलिस्ट ओरिजिन से ये अलग कर सकें। तो ये तो हो गई बात इतिहास की। रशियन रेवोल्यूशन से हम शुरू हुए, अमेरिका की टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री में चल रही मैल प्रैक्टिसेस को देखा और अब हम यूएन का हमने देख लिया कि किस तरीके से और अस्तित्व में आया। अब हम बात करते हैं इंडिया में। आप सबको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया देखो ग्लोबलिज्म को फॉलो करता है, G20 की हमारे पास इस वक्त प्रेसिडेंसी है, तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में हम भी पार्ट लेते हैं। लेकिन इंडिया का नेशनल वुमेन्स डे इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल वुमेन्स डे जो इंडिया का है वो February 13 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली सरोजिनी नायडू जी का जन्म तिथि है, बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 1879 हैदराबाद में हुआ था और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने फ्रीडम स्ट्रगल और कई सारी पेट्रियोटिक पोइम्स के चलते इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे भारत के अलग अलग सेक्टर्स में पहली महिलाएं। सरोजिनी नायडू जी से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू ही थी। 1925 के कानपुर कांग्रेस सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था। और अगर फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आपको पता है एनी बेसेंट थी, राइट। तो इस चीज़ों में कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, तो आज शायद अब आपको कंफ्यूजन दोबारा कभी नहीं आएगी। सरोजिनी नायडू आज़ाद भारत की पहली गवर्नर भी थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश को गवर्न किया था। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक, राइट। तो इनका भी इसके साथ लिंकेज बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट महिला इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, राइट। इनका नाम लिए बिना ना सिविल सर्विसेज की बात की जा सकती है, ना ही विमेन अचीवमेंट्स की बात कंप्लीट होगी अगर हम इंडिया की बात करें। तो कोनेरा बेलियप्पा मुत्तमा, राइट। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1948। सबसे डिफिकल्ट एग्जाम था उस समय का। तो इन्होंने पहली महिला बनी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने उस एग्जाम को क्लियर किया। और इन्होंने आईएएस नहीं चुना, इन्होंने चुना इंडियन फॉरेन सर्विसेज। सो अकॉर्डिंगली ये भारत की पहली महिला डिप्लोमैट भी बनी। इतना ही नहीं, ये भारत की पहली एम्बेसडर भी बनी और पहली हाई कमिश्नर भी बनी। एंड शी इज बेसिकली नोन फॉर
एनफोर्सिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन सिविल सर्विसेज। उस टाइम पे पेट्रियार्कल नॉर्म्स चलते थे, पुरुष प्रधानता दिखती थी सिविल सर्विसेज में, मेल डोमिनेटेड सर्विसेज होती थी। अकॉर्डिंगली इनको उस वजह से दिक्कतें भी आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और जेंडर इक्वालिटी के क्रूसेडर बने इन द सर्विसेज। अगर सर्विसेज की बात कर ही रहे हैं तो फिर आईएएस का नाम कैसे छोड़ दें। तो आईएएस में अन्ना राजम मल्होत्रा, ये इंडिया की पहली महिला आईएएस ऑफिसर बनी। 1951 में इनका सिलेक्शन हुआ था और मद्रास स्टेट को ये बिलोंग करती थी। इन्होंने कई सारे चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को सर्व किया है और अपनी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के चलते 1989 में इनको भारत भूषण अवार्ड भी मिला था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरण बेदी की। किरण बेदी को तो कौन नहीं जानता, राइट। ये तो हमारे कंटेम्प्रेरीज भी हैं, है ना। इनको तो हमने अपने सामने दिल्ली में कई सारे एक्टिविटीज करते भी देखा है, राइट। तो ये बनी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, राइट। अ बिग थिंग, अ बिग अचीवमेंट, अ बिग मैटर ऑफ प्रेस्टीज, राइट। तो इन्होंने पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनने के साथ साथ इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सिविल पुलिस एडवाइजर की भी कुर्सी संभाली थी 2003 में। और यहाँ पे ना केवल ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ऐसी पोस्ट संभाली, बल्कि फर्स्ट इंडियन भी थी। आज से पहले कोई पुरुष भी इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया था। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसी के चलते ये यंग गर्ल्स में बहुत पॉपुलर हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का एक सोर्स भी है, राइट। अपनी अपराइट सर्विसेज के लिए जानी जाती हैं। हाँ, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो गाड़ी का चालान कटा था और उसको टो कर दिया गया था, वो मुद्दा भी आप सबने जरूर सुना होगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों, इन महान हस्तियों की अचीवमेंट्स को देख के मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंस्पायर हो रहे होंगे। और आप में से जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी तैयारी का मोमेंटम और अपनी इंस्पिरेशन को बनाए रखा है। अभी होली के पावन अवसर पर टीम स्टडी आईक्यू एडिशनल डिस्काउंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आप अपने कोर्सेज में, अपने मनपसंद के कोर्स में, जिस कोर्स की आपको जरूरत है उसमें एनरोल करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बन सकते हैं एग्जाम रेडी। इस कोर्स का और इस डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको यूज करना है कोड CS Live और ये जल्दी यूज करना, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 6 से लेकर 8 मार्च तक रहेगा। हैविंग सेड दैट, आपको मैं बता दूं कि हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है, राइट। फाउंडेशन कोर्स में हम 2024 को टारगेट कर रहे हैं और इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, पर्सनलाइज स्टडी टाइम टेबल और बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी का जो दायरा है वो एक बाउंड्री पता लगेगी। उस बाउंड्री के अंदर रह के मल्टीपल रिविजन्स करके आप पहली अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 9 मार्च से एंड 8 बजे सुबह का बैच रहेगा, राइट। और क्योंकि ये 2024 को टारगेट कर रहे हैं, सो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इसमें सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर किया जाए, राइट, टू द पॉइंट किया जाए और हम उसको स्ट्रेंथन करें। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि आपके पास टाइम का लेवरेज है। सो व्हाट यू वांट या व्हाट यू कैन डू इज कि आप बेसिकली थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जिससे कि उसको बहुत होलिस्टिक तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऊपर अभी से ग्रिप बनानी स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद 2024 ऑनवर्ड्स वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जितना पहले आप शुरू करेंगे उतना ही फायदा है। अब 2024 वाला कोर्स ये 2 साल के लिए वैलिड है, लेकिन 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए ये कोर्स 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। एंड इतना ही नहीं, अगर 2024 में आपका मन बनता है कि मैं 24 का भी एग्जाम अटेम्प्ट तो करूं, प्रीलिम्स तो देके देखूं, तो उसमें आपको SIP प्लस प्रोग्राम, जो बेसिकली प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो होली के डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं आप। यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्स मिल सकता है। सो CS Live कोड यूज करने पे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड एडिशनल डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Having said that, now let us see some other women, some more women, जिन्होंने भारत के नाम को रोशन किया। सो पहली महिला प्रेसिडेंट इंडिया की हम सब जानते हैं प्रतिभा पाटिल, ठीक है। ये 12th प्रेसिडेंट रही थी इंडिया की और इन्होंने एक इतिहास बनाया। इतना ही नहीं, इससे पहले ये राजस्थान की गवर्नर भी थी और राजस्थान की भी पहला महिला गवर्नर होने का भी श्रेय इनको जाता है, उससे भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये भी थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जरूर हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने एक आयरन लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है और अपने नो नॉनसेंस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी ये जानी जाती हैं। हाँ, कुछ स्टेप्स डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल थे, बट स्टिल बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, उसको जीतने का क्रेडिट प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी उनको जाता है। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का भी जो एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ और उससे जो हमें बेनिफिट मिला, वो क्रेडिट भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, इमरजेंसी के काल और कुछ इंसर्जेंस के साथ डील करने का तरीका वो कंट्रोवर्शियल जरूर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसी के साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बच्ची थी तब, राइट। तो बाल चक्र संघ और वानर सेना, इसके साथ इनका नाम जोड़ा जाता है, इसमें इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी और ये बेसिकली यहाँ पे बच्चों की मदद दी जाती थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, राइट। तो ये भी हमारी एक फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे इंदिरा गांधी को याद किया जाता है।
फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, हमने विमेन गवर्नर को देख लिया, वो थे सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो थी सुचित्रा कृपलानी। अगेन ये भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की ये चीफ मिनिस्टर बनी बिटवीन द ईयर्स 1963 टू 1967, राइट। और अपने पूरे कार्यकाल में जो सबसे चैलेंजिंग टाइम इनका आया था वो आया था इनके सभी पूरे स्टेट स्टाफ ने 62 डेज की लंबी स्ट्राइक कर दी थी। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ चीफ मिनिस्टर जहाँ पे उनके स्टेट का स्टाफ 62 दिनों के लिए स्ट्राइक कर दे, राइट। लेकिन इन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और ये इनके करियर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मानी जाती है। पहली महिला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ये हैं मीरा साहिबा फातिमा बीबी, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक तरीके से मेंबर भी रह चुके हैं, राइट। तो इनको भी एसोसिएट किया जाता है विमेन अचीवमेंट्स इन इंडिया के साथ, एंड तमिलनाडु के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। जब ये लॉ स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय पर, लॉ स्कूल में पढ़ते समय इनकी क्लास में सिर्फ 5 महिलाएं होती थी, और वो भी कम होकर 3 रह गई। लेकिन इस चीज़ ने इनको डीमोटिवेट नहीं किया, और इन्होंने अपने पूरे दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन के साथ बार काउंसिल का एग्जाम दिया, जिसमें इन्होंने टॉप भी किया। नीरजा भनोट, इनको तो कौन नहीं जानता। इन पे 2016 में राम माधवानी ने नीरजा नाम की एक मूवी बनाई थी, और ये पहली महिला हैं जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि 1968 में एक फ्लाइट में कई लोगों को, ठीक है, पैन एम फ्लाइट 73 के पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी शहीदी दे दी, और इस ब्रेवरी के चलते, इस हाईजैक में जो इन्होंने ब्रेवरी दिखाई उसके चलते इनको पोस्टुमसली मरण उपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, शी इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ अशोक चक्र एज वेल। अब इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन एम्बेसडर, पहली महिला इंडियन एम्बेसडर की तो बात कर ली, लेकिन पहली महिला इंडियन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस अगर उनकी बात करेंगे तो ये हैं हमारे विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर थे, और एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट होने के नाते जब लंदन के साथ हमने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने थे तो लंदन में भी इनको भेजा गया था टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया, फ्री इंडिया एंड इंग्लैंड। एंड शी वॉज ऑल्सो द 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। सो दोस्तों, दीज वर द 10 फर्स्ट वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको मोटिवेशन मिली है, खासकर महिलाओं को, खासकर गर्ल स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्च 8 को ही हम वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस इस दिन ही हम आदर सम्मान हमें याद आना चाहिए। वी शुड बी रिमेंबरिंग दैट वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड, दे आर ऑल्सो एन इक्वल पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, और उनके पार्टिसिपेशन के बिना सोसाइटी एक तरीके से विकलांग है, ठीक है। वो रथ के 2 पहियों की तरह रहते हैं, मेल एंड फीमेल, मेन एंड विमेन। इनमें बैलेंस बना रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और हम सब आम नागरिक, हम अपनी पॉलिसीज़ को, अपने आचरण को इस तरीके से ढालेंगे जिससे कि हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ, एक जेंडर इक्वल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं अपने आज के इस लेक्चर को विराम दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया। अगर पसंद आया इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड स्टडी IQ के कोर्सेज में एनरोल करने कीजिए। यूज़ कीजिए कोड CS Live टू अवेल द डिस्काउंट्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।